अन्नदाता अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देरी से बोई गई सरसों की फसल में जरूरी कार्य। पशुओं के लिए करे हरे चारे की उन्नत तरीके से खेती। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की देरी से बुआई की है, उनकी फसल अभी फूल और फली बनने की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल में किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए आप कैसे करें सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों को, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि सरसों की फसल जो है वो विशेष रूप से हमारे किसान भाई उगाते हैं। और जब भी हम सरसों की फसल की बुआई की बात करते हैं या इसकी खेती की बात करते हैं तो इसमें जो किसान प्रारंभिक रूप से कई बार कुछ क्षेत्रों में पहले बुआई कर देते हैं और कुछ क्षेत्रों में जो जहाँ पर ज़्यादातर हमारी दो फसलें ली जाती हैं उन क्षेत्रों में फसल कटाई के बाद ही सरसों की फसल लगाई जाती है। पानी की सिंचाई की बात आती है तो आपको देखना है कि खेत में बढ़वार की स्थिति में कभी भी पानी की कमी खेत में नहीं होनी चाहिए। नमी हमेशा खेत में बनी हो और पौधों की बढ़वार न रुके, तो हमेशा हल्का पानी एक सरसों की फसल में देना चाहिए ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो और कहीं किसी प्रकार से पानी का भराव ना हो, क्योंकि सरसों की फसल के गिरने की समस्या या इसके जो पौधे हैं उनको जड़ में समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में हमको पानी की सिंचाई एक हल्की सिंचाई करते रहें और देखते रहें कि कभी भी नमी की समस्या ना हो। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरसों की फसल में इस समय आने वाले कीट और रोगों की पहचान करके जल्द से जल्द नियंत्रण करें। तीसरी बात आती है कि इस वक्त जो हमारी सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है जो सरसों की फसल में, वो है माहू की। जो माहू है आप देखे होंगे कि ये रस चूसक कीट होते हैं और पूरे हमारे सरसों के पौधे में तना हो, चाहे उसकी शाखाएं हो, उसकी पत्तियां हो, फूल हो, ये एक ऐसी समस्या है कि अगर माहू आपके खेत में लग गया तो पूरे पौधे को ही ये अपने आगोश में ले लेता है। और आपने देखा होगा कि जो प्रकाश जो होता है वो हमारे पौधों को ठीक रूप से नहीं मिल पाता, ये पूरा रस चूस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की समस्या आ जाती है और जो बढ़वार है वो भी बाधित होती है। साथ ही जो दाने बनते हैं वो छोटे हो जाते हैं और
आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे समय हमको चाहिए कि माहू की रोकथाम के लिए जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करें, और माहू की दवाएं जो हैं उसमें प्रमुख रूप से जो कीट रोकने के लिए जो दवा है उसमें है इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है, उसकी लगभग 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कीटनाशक में थायोमेथाएग्जाम जो दवा है उसकी भी लगभग 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आपको खेत में छिड़काव करना है, तो जो माहू की समस्या है उससे निजात मिलेगी। सरसों का सफेद रतुआ रोग, इस रोग से पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले बनते हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर ये आपस में मिलकर और नियमित आकार के दिखाई देते हैं। पत्ती को ऊपर से देखने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी रोग फूल और फली पर केकड़े के समान फूला हुआ भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। इसके अलावा रिडोमिल MZ 72, WP और मैंकोजेब 1250 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल से 45 और 55 दिन की फसल पर करने से रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब हमारे दाने बन गए हैं, अच्छी फलियां बन गई हैं, इस वक्त भी इसमें प्रमुख रूप से जो हमारे कीट हैं उसकी समस्या आती है, और उसमें कई बार देखा गया है कि कीट के साथ साथ एक जब पौधे पकने लगते हैं और बालियां पकने की स्थिति में होती है तो आपने देखा होगा भभूतिया रोग की समस्या बहुतायत में सरसों की फसल में देखी जाती है। भभूतिया मतलब कि हमारे खेत में पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आ गई है, और पाउडरी मिल्ड्यू में आप देखेंगे कि पत्तियों के आसपास ऊपर नीचे पाउडर के समान जो पदार्थ है वो बहुतायत में दिखाई देगा। ये एक ऐसी समझ है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की समस्या पैदा हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो पौधों को भोजन कम बनेगा, और उसके जो पौधे हैं में जो दाने बन रहे हैं वो कई बार उनका सही तरीके से तैयार नहीं हो पाते, उनके दाने के आकार छोटा रह जाता है, कई बार बालियां पोची रह जाती हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए हमको चाहिए कि जो हमारे वावेस्टिन जो दवा है उसकी लगभग 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसका छिड़काव करें। तो जो भभूतिया है या जो हम कह सकते हैं कि पाउडर मिल्ड्यू जो समस्या है, इससे हमारी सरसों की फसल को बचाया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है। सरसों का तना सड़ना या पोलियो रोग, सरसों की फसल में ये रोग फूल आने के बाद ही पनपता है। इस रोग से तने के निचले भाग में मटमैले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे रुई जैसे सफेद जाल से ढके होते हैं। रोगों की अधिकता में पौधा मुरझाकर टूट जाता है या फिर नीचे की ओर लटक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। बीजोपचार करके ही बुआई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर फसल के अवशेषों को नष्ट कर दें। सिफारिश से अधिक नाइट्रोजन प्रयोग ना करें। बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो 0.1% की दर से कार्बन डाइजिम दवा फूल की अवस्था पर 10 दिन के अंतराल में 2 बार पत्तियों व तने पर छिड़काव करें। तो इस बात को ध्यान रखते हुए रोगिंग जरूर करें। रोगिंग करने से आपकी बीज की गुणवत्ता बनी रहेगी और अच्छा बीजोत्पादन आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कुछ समसामयिक बातें हमारे सरसों के उत्पादक किसानों के लिए थी। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने याद दिलाया 40 साल पुराना वाकया। दोबारा पीएम बनते ही इंदिरा ने मेरे पिता को हटाया था। पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे। पाकिस्तानियों को जावेद अख्तर ने दिया जवाब, कहा मुंबई ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत। अपने राज्य गर्मी के मौसम में पशुपालन से जुड़े किसानों के सामने पशुओं के आहार के लिए आमतौर पर हरे चारे की कमी हो जाती है। अगर किसानों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है तो जायद में चारे वाली फसलों की बुआई करके पशुओं को हरा
चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें हरे चारे वाली फसलों की बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जितनी भी तरह की जो मैमल्स हैं या जो दूध देने वाली मवेशियाँ हैं, उनको अच्छे से दूध का उत्पादन होने के लिए हरे चारा की बहुत आवश्यकता है। ऐसे तो आप अपने सालों भर आपके पास जो मौजूद हैं उसमें से आप सूखा चारा खिलाते हैं, मगर हरे चारे का उसके स्वास्थ्य के लिए और दूध के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका सोइंग का पिक पीरियड होता है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशुओं के आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहे तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। जायद में मुख्य रूप से फसल को हरे चारे के लिए उगाते हैं। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला गर्मी के मौसम में लगाई जाने वाली दो तरह की चाराएं हैं। एक जो सीरियल से श्रेणी में आता है, उसमें मकई है पहला चारा, दूसरा है ज्वार है, तीसरा बाजरा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे दलहनी फसलों में जो दाल की फसलें हैं, लेग्यूम्स क्रॉप है, उसमें आपको लगने वाली 2 चाराएं हैं। एक है राजमूंग और दूसरा है लोबिया बोधी। इसलिए आप आधी खेत में कम से कम जो है दाल वाली फसलें जैसे कि लोबिया या राजमूंग की खेती करें, और आधी खेतों में सीरियल वाली फसलें, अनाज वाली फसलें जैसे मकई है, ज्वार है, बाजरा, इसकी खेती करें। और मैं 5 क्रॉप के बारे में बता देता हूँ कि लोबिया का सबसे अच्छी वैरायटी जो है, अच्छी प्रभेद की वैरायटी जो है यूपीसी है, जो कि पंतनगर से निकली वैरायटी है। यूपीसी की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो कि आपको मिल जाएगी। बुंदेल लोबिया भी अच्छी वैरायटी है। और जहाँ तक राजमूंग का बात हुआ, तो राजमूंग में जो है विधान राइस बीन जो है विधान राजमूंग 2, विधान राजमूंग 3, जो वीसीबी के भी कल्याणी से निकला हुआ वैरायटी है, प्रभेद है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। दोनों फसल की दलहनी फसलें हैं और दोनों की उत्पादन क्षमता 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष या प्रति 60 साल बोलिए 60 या 65 दिन के अंदर में इतनी फसल तैयार हो जाती है हरा चारा। मकई की जो सबसे अच्छी प्रभेद है चारा की, ऐसे तो गंगा सफ़ेद की कंपनी की बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन सबसे अच्छी जो वैरायटियाँ हैं, अफ्रीकन टॉल आज भी अच्छा है, JHO है मकई, और भी गंगा सफ़ेद का भी है, बहुत सारी मकइयाँ हैं भी, स्वान कंपोजिट है। दूसरी फसलें जिसकी मैंने बात करी, आपकी ज्वार की बात करी, तो ज्वार जो है स्वीट सॉर्गम ग्रास के नाम से जाना जाता है, जिसको मीठी सूडान भी बोलते हैं। उसकी प्रभेद एक वो मीठी सूडान है, मल्टी कट होता है, बहुवार्षीय फसलें हैं। बहुवार्षीय फसलें तो बोला जाता है, लेकिन इसको कम से कम 2 या 3 बार अवश्य खिला सकते हैं। रियो एक अच्छी प्रभेद है, जिसको कम से कम 2 या 3 बार काट के खिला सकते हैं। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। मिट्टी का pH 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। सबसे पहले हम लोग खेत के तैयार करते हैं। खेत तैयार करने के लिए पहले खेत का चयन करेंगे, और प्रायः देखे होंगे कि अभी जो है गेहूं कटने के बाद खेत खाली हो जाती है। इस स्थिति में जिस खेत में भी गेहूं लगाई गई होगी, खेत जो परती हो गया होगा, तो उसमें आप उपयुक्त नमी पर खेत की जुताई करें। खेत की जुताई पहले जो है आप मोल्ड बोल्ड पुलाव या जो देसी पुलाव है उससे करें, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, फिर ऊपर की मिट्टी अंदर चली जाए। कुछ दिन खेत को जो है ऐसे ही सूरज की रोशनी में छोड़ दें, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं वो मर जाएं। उसके बाद आप जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे खेती करते हैं, उसमें आप जो FYM, वर्मी कंपोस्ट जो आपकी उपलब्धता है उसके अनुसार अपना सोइंग से पहले और पाटा डालने से पहले, पाटा लगाने से पहले आप खेत में उसकी प्रयोग करें। चारा वाली फसलों में बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद उर्वरकों को खेत की तैयारी के समय डालना चाहिए। और इसके लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्राएं लगती हैं, 30 kg नाइट्रोजन, 80 kg 70 से 80 kg फास्फोरस और 30 से 40 kg पोटास की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास उपलब्ध है या खेत में एसिडिटी डेवलप हो रही है या लगता है कि एसिड की प्रॉब्लम है, तो आप हल्की सी मात्रा में सल्फ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने से पहले। फिर से जो मैंने खाद की जो मात्रा बताई थी, पूरी मात्रा सोइंग के समय ही लगा दी जाती है। क्योंकि दाल की फसलें हैं, इसलिए इस बाद में दोबारा देने की ज़रूरत नाइट्रोजन की नहीं पड़ती। दूसरी तरफ
अब दलहनी फसल को छोड़ दें तो मैं जो सामान्य फसलें की मैंने बात करी, इसमें कि आपको मैंने ज्वार की बात किया, बाजरा की बात करी, जैसे मकई की बात की, और ये चूँकि सीरियल क्रॉप है इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो इसका अनुशंसित जो खाद की जो मात्राएँ हैं कम से कम उसमें 80 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, अगर 1 हेक्टेयर मकई, ज्वार या बाजरा लगानी हो तो नाइट्रोजन की मात्रा, मैं यूरिया की मात्रा नहीं बता रहा, नाइट्रोजन की मात्रा बता रहा हूँ, 80 kg प्रति हेक्टेयर। और फास्फोरस की जो मात्रा होती है P2O5 की जिसको बोलते हैं हम लोग, 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं। और पोटास MOP जो लाल वाली खाद होती है उसकी मात्रा जो है 30 से 35 kg प्रति हेक्टेयर के दर से लगाते हैं। और नाइट्रोजन की पूरी आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप सोइंग के समय, रोपने के समय ही आप कतारबद्ध तरीके से इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही फसल अंकुरित हुआ, सिंचाई देने के बाद अंकुरित हुआ, छोटा सा पौधा निकला, 20 से 22 दिनों के बाद जब उसमें 3, 4, 5 पत्ते दिखाई देने लगते हैं तो निकाई गुराई का समय आता है। निकाई गुराई करने के बाद थोड़ी सी नमी जब कमती है तो फिर से आप उसमें पानी डालने से पहले थोड़ी सी नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले है कि आप उसकी कतारबद्ध सोइंग करने का सोचें। इसकी लगाने के जो दूरियां होगी, कतार से कतार की दूरी जो होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। और बीच बीच में हर 10 लाइन के बाद एक पानी की सुनिश्चित नाला बनाएं जिससे कि आप पानी की सिंचाई कर पाएंगे प्लॉट बना करके। और इसमें जो बीज की दर होगी, जो बीज की मात्रा लगेगी दोनों फसलों की, चाहे वो लोबिया हो या राजमुंग हो, 30 kg प्रति हेक्टेयर के दर से लगाते हैं हम लोग। लगाने के बाद आप जब फसल लगा लेते हैं उसके बाद आप 1 से 2 दिन के बाद खेत की सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद आपका फसल निकलना शुरू हो जाएगा, अंकुरित होने के बाद हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होगा। उसके बाद फिर जब पानी की कमी होगी आप उसमें पानी दें, समय पर 30-32 दिन के बाद उसको निकौनी करें। उसी तरह से आप अदालहनी के लिए भी खेत की तैयारी वैसे ही करें। खेत को जब पूरी तैयारी हो जाने के बाद इसकी जो बीज की मात्रा है, तो मकई के लिए आपको 30 kg प्रति हेक्टेयर और ज्वार और बाजरा के लिए भी 25 और 30 kg के प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों फसलों के लिए एक सी श्रेणी में रख करके मैं बता रहा हूँ कि तीनों फसलों का लगाने की जो दूरी होगी, कतार से कतार की दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। और ये आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन के बाद पत्ते में संख्या में वृद्धि हो गई, फसल बड़े बड़े हो गए। और जैसे उसकी निकौनी करेंगे, निकाई गुराई करने के बाद फिर पानी डालेंगे तो 50 से 60 दिन में उसमें देखिएगा फूल आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आधा खेत में आपको फूल दिखाई देना शुरू हो जाए या छिम्मी निकलना शुरू हो जाए, उस वक्त से काट कर मवेशी को खिलाना प्रारंभ करें। यह उपयुक्त समय होता है। दाल वाले हरे चाराओं की फसलों को खिलाने का सबसे उपयुक्त समय यही होता है, जबकि आधा खेत में फूल निकलना शुरू हो जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये नया इंडिया नए एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने याद दिलाया 40 साल पुराना वाकया। दोबारा पीएम बनते ही इंदिरा ने मेरे पिता को हटाया था। पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे। पाकिस्तानियों को जावेद अख्तर ने दिया जवाब, कहा मुंबई हमले के आरोपी मिस्र या नॉर्वे से नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शहीद गुड्डाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुमरावट जगदलपुर बस्तर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बस्तर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में आसमान साफ रहने, सुबह एवं दोपहर 74 से 26% हवा में नमी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है।
आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम दिशा से हवा चलने तथा इसकी गति 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल में तना छेदक के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए प्रारंभिक नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच अथवा फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। गेहूं की फसल में चूहों का आक्रमण देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए सिंचाई करें या वारफेरिन नामक दवा को आटा में मिलाकर चूहों के व्हीलों के पास रखें। गेहूं की फसल में भूरा, नारंगी, गेरुआ रस्ट की रोकथाम के लिए मैंकोजेब या जिनेब 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। मक्का की फसल घुटने की ऊंचाई आने पर यूरिया की दूसरी मात्रा का प्रयोग करें। मक्का की छोटी अवस्था में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। बाद में कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोंगली में डालें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी वाली फसलों में माहू के प्रकोप की संभावना है। इसके लिए सतत निगरानी रखें और प्रारंभिक प्रकोप दिखाई देने पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। सब्जी फसलों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर स्पाइनोसेट 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। केला और पपीता के पौध में सप्ताह में एक बार पानी अवश्य दें और फूल आने की स्थिति में केला पौध में सहारा देवें। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 30 ग्राम साधारण नमक खिलाएं। अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को हरा चारा 25 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाएं। हरे चारे एवं सूखे चारे का अनुपात 3:1 रखें। दुधारू पशुओं में पेट में गैस हो गया हो तो टिम्पोल या ब्लेटासिल दवा 100 मिलीलीटर गुनगुने पानी के साथ पिलाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिलावल जिला श्योपुर के कृषक मनदीप सिंह ने। ये टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनदीप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग का गोलाकार धब्बा चक्र के रूप में दिखाई देता है, जो हिरण की आंख की तरह लगता है। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और यह सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, यह रोग फाइटोपथोरा नामक रोगजनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है।
शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधों के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटेल की तरह दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खरीफ फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकाजीब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।